नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिट्स एंड पीसेस के एक और एपिसोड में। मैं हूं श्वेता रंजन। आज हमारे साथ है एक ऐसा नाम जिनका अनुभव सिर्फ अस्पताल की दीवारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने जिंदगी और मौत की जंग को आसमानों में भी लड़ा है। 20 वर्षों से ज़्यादा वक्त से एनेस्थीसिया, इमरजेंसी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर में सक्रिय, और अब भारत के पहले ऐसे डॉक्टर जो एयर एम्बुलेंस के लिए अपनी खुद की जेट एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नवनीत सिंह की, जो न सिर्फ एक अनुभवी चिकित्सक हैं, बल्कि एक इनोवेटर, स्ट्रैटेजिस्ट और सफल एंटरप्रेन्योर भी। तो चलिए जानते हैं कैसे जिंदगी को बचाने का ये सफ़र ज़मीन से आसमान तक पहुंचा। डॉक्टर नवनीत, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। थैंक यू। एयर एम्बुलेंस, ये जो वर्ड है डॉक्टर नवनीत, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। जब तक हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका नहीं आता कि हमें हेल्प लेनी पड़े इसकी, तब तक ज़्यादातर लोग, मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, अनभिज्ञ रहते हैं। क्या है एयर एम्बुलेंस और ये कैसे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, उनको तत्परता दिखाता है, जल्द ठीक होने में मदद करता है? श्वेता जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, हैविंग मी हियर। जहाँ तक एयर एम्बुलेंस का सवाल है, ये बात अब कम से कम नहीं कही जा सकती कि लोग नहीं जानते हैं। जब हमने शुरू किया था 2005-06 में, तब लोगों को नहीं पता था। हालांकि जानना और समझना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जानते हम सब कुछ है, समझना इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द रीज़न एयर एम्बुलेंस की समझ नहीं है लोगों में। वैसे एयर एम्बुलेंस छोड़िए, एम्बुलेंस की भी समझ बहुत कम लोगों में है कि जब हमें एम्बुलेंस को चाहिए तो क्या चाहिए होना चाहिए, या ये होता क्या है। इन इंडिया इट्स मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस विच इज़ अ प्राइम कंसर्न ऑफ अ पर्सन, बिकॉज एयर एम्बुलेंस में ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिक्स होते हैं, सारे इक्विपमेंट होते हैं। हम एक वो सर्विस देते हैं जो कि एक ग्राउंड पे एक हॉस्पिटल के अंदर मिलती है। वी मैच अप एब्सोल्युटली दैट मच सर्विस माइनस इन्वेस्टिगेशंस। सो एनीबडी हु इज़ नियर टू दैट, उसके पास आसपास जो भी है, वो चाहे स्पेशलिस्ट के रूप में हो, वो चाहे ट्रेन पैरामेडिक के रूप में हो, उसके इक्विपमेंट जो होते हैं वो सारे इक्विपमेंट वही होते हैं जो कि ग्राउंड पे एक आईसीयू के अंदर होते हैं। तो जब भी हम इस तरह का कोई एयर एम्बुलेंस के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि उसमें एक डॉक्टर है जो कि ट्रेंड है हर तरह की इमरजेंसी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर को मैनेज करें। बिकॉज पेशेंट्स के लिए जब एयर एम्बुलेंस की बारी आती है हिंदुस्तान के अंदर, तो ज़्यादातर लोग तभी मंगाते हैं जब पेशेंट को लोकल डॉक्टर्स मना कर देते, जवाब दे देते, बोलते हैं ना, जवाब दे देते हैं। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन पीपल कॉल फॉर एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस, बिकॉज देश काफ़ी बड़ा है और हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो सेंटर ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जो हैं, वो वैसे तो सभी अस्पताल ठीक होते हैं, पर कुछ एक अस्पताल या कुछ एक सिटीज़ ऐसे हैं जो कि अदर सिटीज़ के अपेक्षा में थोड़ा सा बेटर करते हैं, चाहे वो आईसीयू बेड्स की संख्या के बारे में हो, स्पेशलिस्ट के होने के बारे में हो, 24/7 इन्वेस्टिगेशंस के बारे में हो। जैसे कई सारे इन्वेस्टिगेशन जो कि एडवांस क्रिटिकली इल पेशेंट्स में ज़रूरत होती है, वो छोटे शहरों में नहीं होते हैं। वो कहते हैं हम दिल्ली भेजेंगे या बॉम्बे भेजेंगे सैंपल, वहाँ से लौट के आएंगे। वो सुविधाएं, इसलिए दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दे आर द न्यू हब्स वेयर यूजुअली in India people get transported from various part of India, and also abroad, neighboring countries, from other Southeast Asian countries, Middle East. There are quite a few patients who are coming nowadays, so they are concentratedly coming on in these areas, and that is why people think that we have to go to Medantas, Apollos and all, Fortises and Maxes. All those people are concentrating on these things. So yeah, there are quite a few cities also which are developing, but again air ambulances usually are present in these cities. So they are basically equivalent to a ground ambulance. सिर्फ फर्क है कि much better than ground ambulance, because ground ambulance also is supposed to be ideally that way, but usually doctors are not usually found in ground ambulances. Usually it is done by paramedics or anybody and everybody is running a ground ambulance. As it is coming to the air ambulance, we have a very big society of people who are so-called quacks, because we don't have regulations neither for ambulances nor for the air ambulances. Anybody knows where to hire a aircraft. Anybody can know how to get the people, and only thing they work is on cost. They sound 5, 10,000, 15,000 cheaper than us,
or anybody else who's trained, and that is where they get into, the patient gets into trouble, because these people are not well trained. So same thing happens with the ambulance. Ground ambulance also, we don't know what to call. For the normal patient, it is always a carrier which takes one patient from one place to other hospital. But it's not a transport. It is a specialized branching. In Western world, if you call for an ambulance, it is 1,000 times expensive, and the people who are coming under that are very well trained to take care of any emergency anywhere on the way. So the casualty rates are very less. The patients, because normal patient don't require ambulances, and there are types of ambulances, like you need ambulance which is just a patient surface. So an air ambulance can be booked by any common man who requires it, या कोई इसका एक प्रोसीजर होता है, या हॉस्पिटल्स के थ्रू होता है, कैसे बुकिंग होती है? Well, hospitals के थ्रू नहीं होता. Usually hospitals claim that they have their own ambulances, air ambulances also, but I'm afraid not even a single person in every hospital in India owns any aircraft. I'm the first doctor in India who owns one, and we transport patient across the globe. Well, to get those, there are quite a lot of aircraft operators. There are around 4, 5, 6 aircrafts in India which are medically, they are converted into medical air ambulance, and then they can do ambulances. You can send your teams, you can send your equipment, you can send the oxygen cylinders, and then you do that. But again, the most important is the quality. So we don't check that. As a patient, as attendant, the cost is the biggest, because any which way air ambulance is not covered in insurance in India. So it becomes, and now that it's government run, so it becomes a very expensive process. I was going to come to that, because अभी मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि किसी जानने वाले को लाया गया पटना से दिल्ली, और इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग हॉल फ्लाइट, छोटा ही डिस्टेंस है, और उसके लिए 11 लाख रुपए उनके लगे. तो मेरा ये समझना है कि मतलब ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. इट इज व्हेन विल दैट टाइम कम इन इंडिया कि ये अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो एंड अफोर्डेबल हो? वेल, द प्रॉब्लम इज वेरी डिफरेंट. 11 लाख रुपए जो दिए गए, वो 11 लाख रुपए उसकी कॉस्ट नहीं है. ओके, सो नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट्स. There are two type of aircrafts actually. One is turboprop and one is jet. These turboprops are flying slow, flying low. They are very much considerate on the weather part. If the weather is bad, they cannot go. While the jet flies over the weather. So a jet, if the person has taken a jet, it will definitely cost expensive than normal turboprop. But nowadays, because of these quacks, these people are doing like wreaking havoc. They actually, just like the digital frauds, everybody is getting through Google. Nobody is trying to work that they can ask somebody who has the qualification, check their degrees before the transport, see to assess that whether the person is capable of taking care of the patient or not on the way. And that is, being a non-medical also you can assess. There are certain things like medical certificate. There are certain things, the way he's discussing the medical summary with the doctor, the kind of equipment he's carrying, and first thing foremost, that whether he has the relevant degree of anesthesia or critical care or emergency medicine or not. Just by, if suppose somebody is working in my clinic as a compounder or just a help, can he become a doctor in 20 years? No, he cannot. He might know about medicine, he might know how I work and practice. So he will remain a quack, and that is exactly what it is. And people should understand that. The awareness, ignorance is bliss, but that does not mean that you, this is a matter of money. Ideally, Patna, Delhi should cost not more than 6.5 lakh rupees on a turboprop. But yeah, nowadays, because there are quite a lot of non-medicals who are there, they don't consider anything else except humanitarian. They don't consider humanity. They just consider that the aircraft is there and they have spent a lot of money to buy that aircraft, so they can fleece anybody. In near future, do you see कि कभी insurance के तहत भी cover up होगा? I don't think so, because what the problem is that India is a very, I must say, it's a very beautiful country, but the thing is that the people have that mindset of, even the government have the mindset to do more for the masses. All right. So they are still in the initial stages of ground ambulance. Forget about air ambulance. If you want a ground ambulance, half the staff is not trained.
even if it is government run. They claim that they are trained, but if you ask them to do practical, I have seen quite a lot of places where the accident happened, ambulance is standing there with the paramedic who is supposedly ACLS trained or advanced cardiac life support, but he does not know jack about it. Not in anywhere else in Delhi itself. If you take that, then this is what it is. And people should understand that. People have ignorance. And we should actually running like the way we make the people understand traffic rules. We put lots of hoardings and everything. We should also tell them how to order an ambulance. तो ये क्या पूरा एक रैकेट की तरह फॉर्म करता है? It is kind of that. It's not a racket. Basically what happens is that it's a problem of plenty. People, let me tell you a very big fact about medicine. 90% of disease are self-limiting. They treat on their own. And understand that we don't have regulations. We are working as a welfare state. We don't have regulations. You can go and buy any antibiotic. You can buy a poison out there and go and just ask them and they will give it to you without asking what are you using it for. So India has a problem of regulation in medicine. That is why antibiotic abuse is happening here. That is why superbug kind of thing is happening here. Popping pill is a... We are by default pill popper and we don't know. We just go into the medical store one and say कि बुखार हुआ मुझे बता दो क्या दवा खानी है और वो देता हम उसको रिलीसी खाते भी हैं जब तक कि प्रॉब्लम शुरू नहीं होती 5-7 दिन बाद और तब हम भागते हैं डॉक्टर के पास फिर डॉक्टर आपको पर्चा लिख के एंटीबायोटिक हम शुरू करना जानते हैं बंद कब करना है ये कोई पूछता ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ये सोचते हैं मुझे एक कॉमन आदमी यही सोचता है कि जाके 1100 रुपये डॉक्टर को फीस दें उससे अच्छा है कि 11 रुपये की दवाई खरीद के फाँक लें तो ये तो गलत है ना कि डॉक्टर ने पढ़ाई करी है अगर वो इतना ही मेडिकल स्टोर वाला इतना स्मार्ट होता तो फिर वो मेडिकल स्टोर क्यों खोलता वो भी डॉक्टर बनना चाहता था तभी 90% डॉक्टर्स जो बनना चाहते थे वही मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हुए आजकल लेट मी टेल यू दैट स्पेशली इन द बिगेस्ट सिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव स्टडीड एवरेज डॉक्टर बनने के लिए आपको एक MBBS MD करने के लिए सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के वो महत्वपूर्ण 16, 17, 18, 19 साल देने पड़ते हैं और अब with the oncoming of these NEET exams and everywhere, every step you have an exam. Doctor is the only profession where if you go out of India, you have to even give a exam in Nepal to qualify and do the practice there. So in Dubai, so in everywhere else. But if you are an engineer from anywhere, you don't have to give any exam. Or if you are a lawyer, you don't have to give any. So मेहनत और प्रयास के बाद और ज़िंदगी के वो जो सुनहरे मतलब कह लीजिए जवानी के जो दिन होते हैं वो जब one has to really work hard उसके बाद जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आपने फिर स्विच क्यों किया? I have been lucky in this way because I entered the medical college when I was 17. I came out when I was 22. I never failed, and then in one go I became did my PG, and by 26, 27 I was done, and I started practicing right there. And then I never thought of getting out of my home city, which is Kanpur. But then, due to certain circumstances, I came to Delhi in 2005. With only 20,000 rupees in my pocket. And there I had a practice, good practice, but I left. Anesthesia practice I left and I wanted to do super specialization in cardiac anesthesia. So I came here in Delhi and joined Delhi Heart and Lung Institute. And that is why I came to the most challenging branch as emergency medicine. इस तरह के situations में आप लोग operate करते होंगे? ये ऐसे कई चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं. Not in that mass scale, but I was there in Nanavati when there was a helicopter of Pavanans which crashed in the high seas and there were 7 bodies which were brought and the aircraft fell from 2,000 feet into the sea and it took us 7 days to put all the bodies in the perspective where you come to know which body is whose. It took us 7 to 8 days. It was an amazing thing because the aircrafts when they're at the minimum accident happening things but whenever it happens the chances of survival is less than 0% actually, and it's just by sheer good luck that you survive an air crash. So yeah, it is, and you see on a helicopter you sit on a bomb because the petrol is just under your seat, and that's why they are more drastic. But because not many people sit in there, that's where it goes. Lot of attention it does not create, but there is attention, and by luck, India is the least aircraft accident having country in the world, and you will be surprised to understand that the Americans have the maximum aircraft history, accident histories every year, because they use it quite frequently, so it happens. So that's the whole point. That
yeah, these are incidences are very unfortunate, and they happen so sudden that nobody get a chance to जब react. इस तरह के सिचुएशन में, या जैसे कभी आपको इवैक्यूएशन करना हो, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, इराक जैसे देशों से भी आप लोगों ने काम किया है, उस समय क्या मानसिक स्थिति रहती है और किस तरह प्रिपरेशन करनी होती है? वेल, प्रिपरेशन सब में एक जैसी होती है, आप चाहे लखनऊ से करिए या कंधार से, प्रिपरेशन सब जगह एक जैसी होती है. कंधार विल बी मोर स्ट्रैटेजिक बिकॉज यू हैव टू टेक परमिशंस, यू हैव टू लैंड एंड यू हैव टू सी दैट कोई अपने कंधे पे रख के आपको इस मिसाइल से गिरा ना दे. Because those were the war days when we used to go there. I have done evacuation from Kandahar, Bagram, Mazar-e-Sharif, Herat, and Kabul, everywhere. So yeah, it's a challenge, and people do it. I started. We have been to Iraq. I have been to Nigeria and lots of places where there were certain times. There are certain countries in Africa where the war is going on. When you transport a patient, they don't even have a stretcher. And there is a person who is sitting, and it's a beautiful way to transport a patient because they ask you to just bend, don't stand straight. Anybody can hit you with a bullet, and you have to be on your knees. And there are 3 guys, one holding the stretcher, and they don't hold it as this; they hold it on their back. And there is a middle person on in the mid of the stretcher, and the third person is holding it from the back. And they all are keeping the stretcher on their shoulder, and they keep rolling, and the whole stretcher comes down. And that's like a very different prospect which nobody has seen. I have never seen that. So yeah, so different places, different experiences. We went to Colombia. There's a different experience altogether. Then we also do lots of transport on commercial airlines where long-term transports are there because it's a pretty expensive way. If I have to transport somebody to America, on a charter it will cost more than 2.5 crores. But if we transfer it on an airline like Air India, that's why Air India is our favorite, because Air India is very conducive towards a patient. And we take them on stretchers and we go to all the way to San Francisco and Houston and other places, wherever India goes. So that is how we have been doing this, and we have done more than 5,000 aeromedical evacuations. तो जैसे वॉर इन्फेक्टेड या वॉर टॉर्न कोई कंट्री है, उसमें किस तरह का ध्यान रखना होता है? जैसे लॉजिस्टिक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. Medical care is same. Logistical permissions and aircraft insurance is not valid there. So if I go in a war zone, my aircraft will not be insured. So anything happens to us is gone. उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है? No interference. No, government is not. I see, the thing is that government, the only thing we need is to make proper rules and regulations to follow, so that you also do a genuine service. The only problem with us is that when we are genuine and we see somebody just taking a call on being a quack, and you know the benefit of the patient is not there. The whole idea is that we are not regulated. Anywhere across the world, if it is a job of paramedic, then paramedic will only do that, or a person who is above them. So why is there a lack of governmental support? Well, because this is not for masses. We think that there is for masses, but we are the people of the country. That's the problem. Whenever I speak, so whenever I have gone to people and spoken, so the basic idea is this only. They need air ambulances, but again, most of the countries in the Western world, the air ambulances are run by the government. There are few private also, but most of the time it's the government service because it's way too expensive. So immediately a helicopter comes. They don't charge you for helicopter. If you have God forbid, you have an accident on the road, there will be a helicopter will airlift you immediately. And or you are having a problem in your home and they know the hospital is 200 kilometers, they won't go on a ground ambulance. They will immediately call a helicopter who will take you, because that's a government helicopter or a police helicopter. So that's the thing. So we are thinking to become developed country, but it will take a while for those things to happen, because it's a cost intensive process. And whatever we say or pat our back, but we are a third world country as of now. It will take a while for everything. And air ambulance is the last. First of all, you have to improve your ambulance regulation. We know what is a BLS ambulance, what is a ACLS ambulance. Government has defined those things. So a minimum number of staff is also fixed for air ambulances. कि इसमें इतनी nurse होंगी, इतने doctor. Well, it depends on the size of the aircraft. But usually, when there is one doctor, one nurse. As far as ground ambulance is concerned, you see, we have differentiation that this is a BLS ambulance, basic life support ambulance, which has oxygen and probably a paramedic. Then we have a surface ambulance where there is a driver and the patient is shifted, and then there is an advanced cardiac life support management. That ambulance is very specific. Everybody has a role to play in that. And that is the ambulance which has ventilator, cardiac monitor, defibrillator. If you have a doctor who does not even know how to read ECG, how will he treat?
If somebody has a heart attack, how will he know when he does not even know that what is the rhythm and what is the ECG? And people so there are lots of regulations in the colleges, like lots of people who go out of India to study in medicine, they come back and they have to qualify an exam. To be on the air ambulance? To be licensed to practice in India. Is it also because of the population wise, अगर हम देखें तो डॉक्टर की संख्या कम है, शायद इस वजह से भी? Yes, you can say that. You can definitely say that. But जितनी ईज इंडिया में रहने की है, इलाज कराने की कहीं है नहीं. अगर लोगों को लगता है कि अमेरिका में अच्छा इलाज होता है तो जाके देखिए, पता चलेगा. मैं तो हर जगह जा चुका हूँ कि अगर वहाँ पे एक एक्सरे कराना है, अगर आप वहाँ के अमेरिका के नागरिक हैं और यदि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो गाल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड जो है आपका 2.5 महीने बाद या 2 महीने बाद होगा. Really? Yes. एंड इंडिया में आपको तुरंत होता है. कहीं भी आप पहुँच जाइए, बोले मैंने अल्ट्रासाउंड करना, कोई भी कर देगा. वहाँ प्राइवेट में कुछ नहीं होता है. यू कैन नॉट गो टू अ शॉप कि अल्ट्रासाउंड सेंटर यहाँ चले गए, अल्ट्रासाउंड करा लिया. वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लगता है, हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल पे ही जाना पड़ता है आपको. और जब वो आपको टाइम देगा उस दिन का ही स्लॉट मिलेगा आपको, एक्सेप्ट व्हेन यू आर इन इमरजेंसी. पेन इज नॉट एन इमरजेंसी, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, जिससे आपकी जिंदगी खतरा हो जाएगा, उसके लिए वो बहुत एक्सपर्ट है, तुरंत आपकी हेल्प करते हैं. बट इफ यू थिंक दैट कि आपको बुखार आ रहा है तो दे विल आस्क यू टू टेक टाइलेनॉल एंड स्टे बैक होम. दैट इज हाउ इट वर्क्स. एंड इन प्राइवेट इट इज सुपर एक्सपेंसिव. सो इफ यू वांट टू गो प्राइवेट, लाइक यहाँ पर हम लोग प्राइवेट चले जाते हैं और कहते हैं बहुत महंगा है, तो ऐसा आप कभी बाहर जाके देखिए, वहाँ पे 4,000 रुपये का, यहाँ पे 10,000 का अगर वो CT स्कैन या MRI होता है तो वह $10,000 का होता है. एंड दैट इज द प्रॉब्लम. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज थिंग. एंड इंडिया में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो उसकी क्वालिटी जो क्वार्टरली, the primary care, secondary care and tertiary care. Tertiary care are these big hospitals and corporate hospitals. Tertiary care of India is at par with any hospital in the world, maybe better. And at the cost you are getting, it's cost like effective. 1/100th cost. यहाँ पे 4 लाख रुपए में बाईपास हो जाता है इंडिया में. बाहर 20-40 हज़ार डॉलर में होता है. That's the point. There are people who can afford everything, but here people, again that's what I'm talking about. हमने जहाँ से शुरू करी थी बात की, small town के doctors get carried away by this because there are quite a lot of jing bang which comes with the patient. वहीं पे कोई गरीब आदमी आता है तो उसको ऐसा नहीं कि उसका इलाज बराबर कर रहे हैं, दोनों एंटीबायोटिक बराबर ही इफेक्ट करेंगे. So the whole point is that people have connections outside. तो इमीडिएटली वो डॉक्टर को बात कराते हैं डॉक्टर से, बाहर वाले से. ये सबकी हैबिट है, दिखाना चाहते हैं सबको कि वी आर रिसोर्सफुल एंड you demean me by talking like that to people, or you make me speak. Taking something after 12 hours, 24 hours, you can make me speak to any doctor, but at the outset से लो आप पेशेंट लाए, मैंने देखा भी नहीं, उसके पहले आप कहते हैं बात करा सकते हैं आपकी. ये बात करिए अमेरिका में किसी डॉक्टर से. क्रिटिकल केयर में डॉक्टर हम ये भी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल, अगर मान लिया कि कोई एक्सीडेंट है तो इमीडिएटली डॉक्टर पेशेंट पे काम शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे और लफड़े बीच में होते हैं कि पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, FIR होगा या क्या होगा, या जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, तमाम चीज़ें. इसको आप कैसे देखते हैं? Ignorance is bliss, that's what I say. People don't know. Good Samaritan law is in process in India. If you are helping somebody, nobody is supposed to ask even the question to you कि आपको कहाँ मिला है, आपका फ़ोन नंबर क्या है. आपने उसकी हेल्प करी, उतना बहुत है. कहीं FIR नहीं लिखाई जाती है. दिस इज द मिथ. मूवीज में दिखाया गया है, ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, स्पेशली व्हेन पेशेंट इज लाइफ थ्रेटनिंग. मूवीज में दिखाते हैं वो चाकू मार के आता, कहता पहले FIR लिखाओ, कागज बनाओ. ऐसा नहीं होता है. नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ लॉज एंड एवरीथिंग इज अंडर सर्वेलेंस एवरीवेयर. नोबडी कैन डेयर डू इट. एंड वन ऑफ अकेली एक मछली तो कहीं भी गलत हो सकती है, तो उसके पीछे आप पूरी फ्रेटर्निटी को थोड़ा दोष दे देंगे. वी वर्क थ्रू अवर स्किन एंड हार्ट आउट. We don't look at our families. We don't know what is a birthday of my son, or whenever there is a work, there is a work. And people working in critical care and emergency medicine are the only people who save lives. Of course. Rest everybody treat. Doctors treat. There are two: treatment and saving lives. The fastest saving life are 3 people. One is anesthetist. वो कहीं भी होगा, he can manage you. He can manage your cardiac and respiration immediately. Second is emergency guy, who is also trained to do that. Same thing. एंड थर्ड इज ICU गाय. उसको भी पता है कि एग्जैक्टली कहाँ क्या करना है. यही 3 आपकी जान बचाते हैं. एंड लकली लेट मी टेल यू, आई एम अ कार्डियक एनेस्थेटिस्ट प्लस इंटेंसिविस्ट एंड इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन. सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो दैट इज द बेसिक रीजन. पीपल डोंट नो
when to call for help, how to call for help, and what to look for in the help. अगर मैंने एक एम्बुलेंस बुलाई घर पे और वो आ गया, उसमें डॉक्टर नहीं है, अब मेरे मरीज को हार्ट अटैक आया हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हो रखा है, हाँ, ये पता ही कौन नहीं करेगा? है लोगों को, करेगा कौन? पता ही नहीं है, सीधे पेशेंट को लोड कर देते हैं। इसी को इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते हैं। लोग कहते हैं एम्बुलेंस ले आओ। सो अगर हम एक एम्बुलेंस बुक कर रहे हैं सपोज, या फिर एयर एम्बुलेंस भी, हमें किन चीज़ों का सबसे पहला क्या एक चेकलिस्ट होना चाहिए? या सो चेकलिस्ट इज फर्स्ट थिंग, यू शुड नो व्हाट हाउ मच टाइम इट यूजुअली टेक। सो सपोज पटना से दिल्ली आपका बड़ा वाला जहाज जो आता है, regular flight of Air India, it comes in 1 hour 30 minutes, right? Close to 1 hour 30 minutes to quarter to 1:45. So the small aircraft, which is a turboprop, which will take more than 2 hours, double the time. Okay. So the speed is half. If it's a jet, the difference between the bigger jet and a smaller jet will be 15-20 minutes. Second, whether the weather is conducive or not. While booking, but inside the air ambulance. So I'm coming on to that. So once you see that, this is how you decide the type of aircraft. Okay. I'm sure jet will be expensive, but not that expensive. I tell you that suppose you take a turboprop from Delhi to Guwahati and back, it costs you close to 13-14 lakh rupees. Jet costs you 14.5. And you come in 5 hours. So you save 50,000 rupees. You spend 50,000 more, but you save a life of a patient and time. And weather also. No constraints. But in turboprop, you will go with lots of turbulence, ups and downs, and then chances are very bleak that they will reach on time. A. Now, third is when you order it, you know the doctors. What is the doctor qualification? Can you check that? Yes, you can ask them. Okay. I have a right to ask. आप मुझसे पूछो ना कि मैं क्या करता हूँ. And can they change the doctor? They have a list of doctor impaneled? Ideally, they should. You should ask for it. आपको पता है 3 लोग होने चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन का बंदा होना चाहिए, एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, या क्रिटिकल केयर का बंदा, या क्रिटिकल केयर का बंदा। 3 बंदे ही आपकी जान को बचा सकते हैं। एंड देन दे हैव अ रेलेवेंट डिग्री ऑफ द सेम, दे हैव टू हैव द रेलेवेंट डिग्री। इफ somebody has done a master's in emergency medicine, yes, he is an emergency medicine person. Somebody is anesthetist, he can be intensivist as well as this thing. If you are MBBS doctor, please show his certificate of MBBS, and for how long you have been working in the ICU. You can very well ask them. उस समय इतना पैनिक का स्टेट होता है, maybe yes, you do not do all But this. see, आपको पूरा राइट है, you should know your right and responsibilities both. So you should know the right कि बॉस आपका डॉक्टर आ रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, and what are the equipment you are carrying. Kindly send me the photo or details of those equipment. जब पैसे भेजेगा उसी के साथ वही तो भेज देगा वो। भी बहुत अच्छी बात आप जानकारी आप दे रहे हैं। That's the problem. People don't ask. People think only thing is कि मैंने 50,000 बताया, उसने 25,000 या उसने 30,000 या 40,000 इसमें थोड़ा कम लग रहा है, यही ले लो। 40,000 बताया, बस ले लो। फिर वो गधा बेवकूफ बनाता है कि आपके पैसे पहले फॉलो कर लेता, फिर कहता है कैसा है कि अब जहाज का पायलट बीमार हो गया, वो कल आएगा जहाज, या वेदर खराब हो गया, वेरी कॉमन दिस थिंग, वेदर खराब हो गया, अब आपको तो पता नहीं, उसने जो बढ़ा दिया पड़ गया। That's how it works. So these kind of quacks are very fulminant in this whole industry. They don't even know. वही बात है ना कि मीठा वही जाने जिसने मीठा खाया है। मुझे पता जान की वैल्यू क्या है, एक एयरक्राफ्ट ऑपरेटर को नहीं पता जान की वैल्यू क्या है, बिकॉज उसने तो उसको लगा कि सब कुछ आसान है। सही है। वही बच्चे के लिए टीम भेज देगा, वही जो है बड़ों के लिए टीम भेज देगा, वही कार्डियक के लिए टीम भेज देगा, वही न्यूरो के लिए टीम भेज देगा, और वही पैरासिटिक। It has to be according to the patient, the age, gender, everything. So first of all, for me, it is always there that when somebody calls me up, I will ask them first and share the medical summary. I will not talk to you without medical summary. बोले वेंटिलेटर पे है, हमने वेंटिलेटर is not a medical summary. Send me the medical summary. What is the diagnosis? Whether it is a contagious disease or not. Whether it's not contagious disease, what kind of disorder it is, what's the working diagnosis, I will see everything. That is how you start treatment once you take the patient. अगर सपोज मुझे पता है कि इस बंदे का हार्ट रेट 140 है और उसको बुखार 102 चल रहा है, अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्यों करूँगा? मैं उसको 102 को मैं जानता हूँ इसका हार्ट रेट इसलिए बढ़ा क्यों, बुखार है इसको, हार्ट रेट पानी कमी में बढ़ेगा, आपको डिहाइड्रेशन होगा तो बढ़ेगा, ब्लड लॉस होगा तो बढ़ेगा, पर मुझे पता है कि इस बंदे को बुखार है इसलिए इसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। एक बार बुखार उतारा उसका भी हार्ट रेट बढ़ा, तो मुझे पता है कि इसको वाटर देना है, फ्लूइड देना है, और आई विल चेक हिज हीमोग्लोबिन की इसका ब्लड कितना कम है, तो अकॉर्डिंगली हम ब्लड प्रोडक्ट देंगे या कुछ ऐसा चाहिए। तो देयर इज अ डिफरेंट क्राइटेरियाज, बट इग्नोरेंस हमें पता ही नहीं डॉक्टर को कुछ, वो तो खाली पल्स देख रहा, पल्स चल रही है उसके लिए मरीज जिंदा है। सो दैट इज हाउ इट इज कि व्हेन वी डू द थिंग्स वी कम विद द पेशेंट। सपोज पेशेंट कहीं पर था, उसको 4 दवाइयाँ चल रही थी, जब उतरा तो 2 दवाइयों पर उतरा, लाइफ सेविंग ड्रग्स में 2 बंद कर दी रास्ते में, मुझे पता है इसकी जरूरत नहीं है, इसका ये मैनेजमेंट है।
So that is what we bring to the table as a specialist. Not me as a company, as a person, as an individual who is qualified and who is supposed to do that job, and the people who are supposed to know about it. And it is a happiness all over, because अब मरीज 4 और यही डिसाइड करेगा 5 घंटा 6 घंटा, और अगर हम से दुबई से आ रहे हैं तो 10 घंटा 8 घंटे की फ़्लाइट है, या हम कहीं साउथ बाकू से या अजरबैजान से लेके आ रहे हैं तो वहाँ से 10-12 घंटे की फ़्लाइट है, वो 12 घंटे वो आईसीयू से बाहर है बॉस, तो 12 घंटे उसको आईसीयू की सुविधाएं देना मेरी जिम्मेदारी है, और देगा वही जिसको आता है. That's the we have to do the things. So in ICU what we do, we try to manage the patient normally. So suppose your blood pressure outside is 120/80, in the ICU we manage that. We keep it either by fluids or by drugs or whatever the things are. So we keep the normal patient milieu intact. योर सांस इज गोइंग, आपकी सांस में प्रॉब्लम है तो मैं आपको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, ताकि वेंटिलेटर आपकी सांस को असेस करेगा. जब वापस से आप थकना बंद हो तो सांस से आपको वेंटिलेटर से बाहर निकाल लेंगे. इफ़ योर कार्डियक सपोर्ट इज गोइंग डाउन, विल गिव यू कार्डियक सपोर्ट. इफ़ योर किडनीज आर गोइंग डाउन, विल गिव यू किडनी सपोर्ट लाइक डायलिसिस एंड ऑल दोस थिंग्स. आईसीयू में ये करते हैं टू मेंटेन पेशेंट नॉर्मली via drugs, via other things and maneuvers. That is why we know everything about patient. We know exactly where is changing what, and we treat the patient on molecular level, because end of the day it is the molecular or cellular level which fails, and then the whole body fails. So this is how it works, and that is an intricate thing which we have learned over a period of 30 years. And somebody who's coming from somewhere and suddenly going on in there and thinking that they can replace us or replace any doctor who is very well qualified, that's the difference. साड़ी तो कई लोग बना रहे हैं ना, ये जूता कई लोग बना रहे हैं, पर हम जूता बाली का भी खरीद रहे हैं, हम जूता बाटा का भी ले रहे हैं, बिकॉज दे हैव क्वालिटी फॉर डंकी ईयर्स, बिकॉज दे आर वेल ट्रेन्ड इन दैट, दे नो द शू टेक्नोलॉजी एंड दे आर इनोवेटिंग. रेप्लिकेशन इज वेरी इजी. वो हिंदी में कहते हैं नकल हमेशा होती, बराबरी कभी नहीं. दैट इज व्हाट पीपल शुड लर्न. 5,000 में अपने मरीज की जान को उसमें नहीं डालने का. दैट इज द होल प्रॉब्लम विद द एयर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस बिजनेस. एम्बुलेंस भी हम लोग की जाती है, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, पर झोला छाप उनका डॉक्टर नहीं है. डॉक्टर, एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो अकाउंटेबिलिटी की है, कि कैसे असर्टन करेंगे कि किसको जिम्मेदार ठहराएंगे. अगर आप अनट्रेन्ड है तो क्या करेंगे? सी, जिम्मेदार ठहराना इज वेरी इजी इन आवर कॉन्टेक्स्ट. पेशेंट के परस्पेक्टिव से वो अस्पताल से लेकर के सबको जिम्मेदार ठहराता है. बट and only one thing can ascertain whose loss or whose lapse was it. Is documentation. If you have a documentation, doctor have done the documentation, you have a right to take that documentation once the whole evacuation is over. So as you are dropping the patient to a hospital, you take that copy of a documentation. सर आपने रास्ते में क्या किया, आपने क्या क्या एग्जामिन किया, क्या क्या दवाइयाँ दी, वो एक ऑलरेडी हैंड ओवर पेशेंट के डॉक्टर को दिया जाता है, जिसको हम छोड़ते हैं पेशेंट को. But ideally, patient should also have a copy of that. That makes you medico-legally okay. Safe for doctors. बस हमने आपको सही सलामत दिया था, रास्ते में ये था, ये इसके चेंजेस थे, ये जिंदा हम लेके आए हैं. Part number 2, what happens is that in India there is a problem with postmortems. Everybody who dies in an accident is supposed to undergo postmortem. Anybody who has an unexplained death is supposed to undergo postmortem. Anybody who is died young is supposed to undergo postmortem. Unexplained, patient has gone into the house, sudden cardiac arrest, patient dies, irrespective of age. Or anybody who does not have a medical history has to undergo postmortem. Or suppose I bring a patient to a hospital and the patient is already dead. Who will give the death certificate? Hospital cannot give you unless until postmortem is not done. I will always humbly request anybody and everybody who's trying to blame doctor, always before blaming, get a postmortem done. And then proceed accordingly. If the patient dies on the flight, somebody is taking care. Whether it has happened or it can happen on its own. But again, if you are willing to nail a doctor, or from that matter anybody, get a proper postmortem done on the patient. Then only you can come to know. Nobody else will tell you why he died. If at all you have doubts. And it's a medico-legal responsibility also for the doctor like me who's in emergency medicine. A patient comes who is a broad dead patient, I will order his postmortem on MLC. Unless until I have the hospital paper same,
and there is somebody in the hospital only who's saying, okay, fine, this guy was my patient who had a heart attack before and was suffering from kidneys, diabetic, blah, blah, I can give him a certificate. But if you otherwise want a certificate without me knowing the history of the patient, not only history, we have a substantial documentation also, that's all, where we are very lackadaisical on that. We have a habit of not keeping our medical papers. We have a habit of hiding our disease from the insurance purposes. So that is why denials happen. So, and you come to know about it immediately. And that is where the things are. People have to be true, more importantly. We lie at the drop of our hat when it comes to medical. We have still a taboo attached to us that if I have a mental issue, then I cannot go to a person who is a psychologist or a psychiatrist. So we have to be slightly more mature in the approach. लेकिन डॉक्टर नवनीत, आपने जो अभी बातें बताई हैं, कई ऐसी जानकारियां मुझे लगता है कि दर्शकों को पता चली होंगी जिनके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते हैं, चाहे पैनिक का स्टेट होता हो या जो भी उस समय की सिचुएशन हो, और किस तरह से ये पूरी इंडस्ट्री ऑपरेट करती है, क्या ज़रूरतें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलती हूँ आपसे अगले अंक में। नमस्कार।